हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट जो करने वाले हैं इस वीडियो में, पूरा का पूरा मास्टर वीडियो है। और टॉपिक जो है वो आपका है जो आपकी सिलेबस में है, ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित जितने भी पूछे गए हैं 53 भर्ती स्पेशल परीक्षाओं में, तो यहाँ पर जो है आपको कवर करने को मिलेगा एक ही वीडियो में पूरा का पूरा। ठीक है, ये मास्टर वीडियो है, MCQ बेस्ड होगा। बाकी थ्योरी के लिए चैनल पर जो है क्लासेस चली रही है, घटना चक्र से कवर किया जा रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक, पेज बाय पेज जो है कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक कवर किया जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए भी जो है आपको वीडियो प्रोवाइड किया ही जा रहा है। और आज की इस वीडियो में देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्नों को। इसके बाद सामान्य जानकारी से जो टॉपिक होंगे, हिस्ट्री, भूगोल, सब कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सीरियल वाइज हम लोग कवर करते रहेंगे और इसके जितने भी टॉपिक होंगे सबके मास्टर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आज की इस वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पहला प्रश्न है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 ईस्वी में कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। नेक्स्ट, भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अंडा और चिकन का उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध मांस तथा टमाटर उत्पादन से और स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। नेक्स्ट, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वह भाग होता है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी। केसर के पौधे का वर्तिकाग्र भाग उपयोग में लाया जाता है और केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवैक्स है। अगला प्रश्न, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जो हैं। नेक्स्ट, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अमरूद का। ललित अमरूद की नवीनतम किस्म है। इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 50 प्रसिद्ध अमरूद की किस्में हैं, जबकि सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट अमरूद की बीज रहित किस्में हैं। नेक्स्ट है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 90 डेसिबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, माफ कीजिए ऑप्शन सी, 20%। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 20% होता है। भारत में भूमि की सबसे बड़ी क्षेत्र पर धान बोया जाता है। ठीक है, सबसे बड़े क्षेत्र पर धान बोया जाता है और गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है।
चावल की उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15 किलोग्राम। चावल की उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, जबकि साधारण चावल के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई हेतु 75 से 100 किलोग्राम तथा रोपाई हेतु 23 से 30 किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ऑप्शन सी तरबूज। तरबूज अम्लीय जिसका पीएच मान 7 से कम होता है धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 7 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पूषा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूषा रसराज। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी खरबूजा का। पूषा रसराज दुर्गापुर केसर, आर्को मानिक, काशी, पीताम्बर, पूषा वेदना, आर्का ज्योति, W19 आदि खरबूजा की उन्नति किस्में हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धान। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेर फेर धान फसल से की जाती है। गेहूं रबी की फसल है जिसकी बुआई सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई मार्च अप्रैल में होती है, जबकि धान खरीफ की फसल है जिसकी बुआई मई जून में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसलिए धान और गेहूं की फसलों का हेरफेर किया जाता है। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा 746 वाट। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह शक्ति का मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य किया और T समय में किया जाता है तो कर्ता की जो शक्ति होगी वह कार्य बटी समय होगी। शक्ति का SI जो मात्रक है वह वाट होता है, जिसे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड, और जूल बटी सेकंड बराबर होता है वाट। 1 किलो वाट बराबर जो होता है वह 1000 वाट के बराबर होता है और 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। कोड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन बी। कोड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी है। इसमें किसानों की घास फूस भूसे आदि से बिजली बनाई जाती है। इस बायोमास मिशन में जहां पंजाब और महाराष्ट्र का उच्च स्थान है, वहीं अन्य राज्य भी इसमें योगदान दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि। इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? ठीक है, पृथ्वी ग्रह कर लो। पृथ्वी ग्रह पर वैज्ञानिक अनुमान से वृक्ष कहाँ होंगे? पृथ्वी पर होंगे। ठीक है, तो इस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं? आपका सही जवाब होगा लगभग 3 ट्रिलियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में? आपका सही जवाब है 85%।
85% परिवार ग्रामीण की है। रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। 25% ग्रामीण परिवार रसोई के ईंधन के लिए लकड़ी का और 10% गोबर की उपालियों का, यानी जो कंडा होता है उपालियों का, और 5% रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 1%। और यह रिपोर्ट 2015 के अनुसार है। NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। अगला प्रश्न, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नागालैंड। जाबो ग्रामीण खेती, इसमें क्या होता है कि चावल की खेती की जाती है और नागालैंड की अगांगी जनजाति में यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया है? सही जवाब होगा 26 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल का आरंभ भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि संबंधी क्षेत्रों जैसे नई तकनीक का प्रसार, पानी की संरक्षण व जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी कृषकों तक पहुंचाना है। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई की प्राथमिक उपकरण हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा कुदाल। जुताई की प्राथमिक उपकरण मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा कुदाल साइबर है, सबसॉइलर है। मिट्टी खोलने और ढीला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को हल के रूप में जाना जाता है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है? ऑप्शन बी, ड्रिप प्रणाली। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। इस विधि की खोज इजराइल ने किया था। इस विधि के प्रयोग से 35 से 75% पानी की बचत होती है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और सिंचाई की यह विधि ऊसर, रेतीली मृदा और बागों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ऑप्शन ए, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है क्योंकि बलुई मिट्टी को पौधों की जड़ों बांधे नहीं पाती हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन सी, 55%। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 55% है। भारत में कुआं व नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र 55.9%, भारत में नहर द्वारा 31.4%, तालाब द्वारा 6.1%, अन्य स्रोतों से 6.6% है। भारत में 37% कुल सिंचित क्षेत्र बड़ी परियोजनाओं से होता है और 63% कुल सिंचित क्षेत्र छोटी परियोजनाओं द्वारा होता है। इस प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा क्योंकि 20 विषुवांशी बराबर 1 विषुआ होता है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, फसल रोपण अनुक्रम। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जैसे गेहूं के बाद दलहन, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल, दलहन के बाद अनाज वाली इत्यादि। फसल रोपण अनुक्रम
2 या 3 वर्षों का हो सकता है। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 350 मिलियन टन। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,202 लगभग 2.5 लाख है, जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख ग्राम आते हैं। पंचायती स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत पंचायती राज में आते हैं। भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र 7,01,673 वर्ग किलोमीटर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.34% हुआ करता था। जबकि लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से देखेंगे तो भारत में कुल वन क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। गौरतलब है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। तो आपको जो लेटेस्ट पढ़ना होगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 ही पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्त, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, कुल खेती क्षेत्र का तात्पर्य यही है। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ऑप्शन डी ईख। रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ उनके तनों व जड़ों में संचित होता है, जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि। ईख रूट क्रॉप फसल नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं गन्ना की जड़ तो होती है, लेकिन जो उसका मेन होता है वो खेत में ऊपर खड़ा रहता है। ठीक है, गन्ने के खेत सब लोग देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 12%। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है और 1 से 5% वसा और 2% खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर की, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जहाँ पर वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ट्रांसपोर्टेड ड्रिफ्ट, अलुवियल ऑयल आदि क्षेत्रीय मृदा है। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4:2:1। यहाँ पर आप बी कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। भारत में एनपीके का मानक अनुपात 4:2:1 है। कृषि में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का प्रयोग संतुलित अनुपात में होना चाहिए। तो एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, की का पोटेशियम। ठीक है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? किस्म ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा टमाटर। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है, जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाले टमाटर की प्रजाति है। टमाटर की अन्य प्रजातियां हैं पूसा गौरव, अर्का सौरव, सोनाली, रश्मि, अविनाश। ये सभी किसकी किस्म हैं? टमाटर की। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान तब होता है जब थ्रेशर की गति क्या हो? अधिक हो। ऑप्शन ए।
थ्रेशर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब थ्रेशर की गति अधिक होती है। इस दौरान अनाज की हल्के जो दाने होते हैं वो थ्रेशर के भीतर उच्च वायुदाब के कारण गति करने लगते हैं और थ्रेशर में लगे लोहे की प्लेट से कट जाते हैं और फिर भूसे के साथ बाहर उड़ जाते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, मोनोक्रोटोफस। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना यानी कैबिनेट मंत्री है? तो ये पुराना आप कह सकती हैं करंट अफेयर्स का पार्ट है, आपको करंट अफेयर से अपडेट होना है, ठीक है। तो अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? तो गिरिराज सिंह है, ठीक है। कौन है? गिरिराज सिंह है। और 2 राज्य मंत्री भी हैं ग्रामीण विकास की देखेंगे, एक तो है महिला साध्वी निरंजन ज्योति है और दूसरे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, ठीक है। ये दोनों राज्य विकास मंत्री हैं। और याद रखना है कैबिनेट यहाँ पर पूछा गया है तो गिरिराज सिंह हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो ये दैट टाइम रहे हैं तो तब की बात अलग अलग प्रश्न थी, अब करंट से अपडेट होना है, दैट इज गिरिराज सिंह हैं, ठीक है। फसल कटाई परीक्षण दैट इज क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? सही जवाब होगा उपज का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन बी। आंवली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा जानते हैं आप, प्रतापगढ़ फेमस है आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? आपका सही जवाब होगा पटवारी, ऑप्शन डी। स्वदेशी हल कौन सा है बताइए? तो जुताई का प्राथमिक उपकरण होता, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। स्वदेशी हल जुताई का ग्रामीण क्षेत्र का प्राथमिक उपकरण है। हल से खेत की मिट्टी को बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है। यह मिट्टी को ढीला करता है। पुराने समय में जानवरों बैल घोड़ा आदि से हल खींचा जाता था, परंतु आधुनिक समय में ट्रैक्टरों से खींचा जाता है। ईख की अर्धसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? लगभग 1.5 साल होता, 18 महीने, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ईख की अर्धसाली किस्म की फसल 18 माह की अवधि तैयार होता है। अर्धसाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है और इस रोपण जो है की बुआई जो होती है वह जुलाई में होती है। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत हैं? ऑप्शन डी सतही सिंचाई। भारत में लगभग 90% क्षेत्र पर सतही सिंचाई द्वारा किया जाता है। सतही सिंचाई से आशय भूजल द्वारा सिंचाई से है। भारत में सिंचाई की साधन कुआं और नलकूप हैं, जिससे 55.9% सिंचाई होता है टोटल सिंचाई का। वहीं नहरों से 31.4%, तालाब से 6.1% आदि। वहीं पर यदि उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वह जो है आपका नलकूप यानी ट्यूबवेल वगैरह से होता है। दूसरे नंबर पर आपका नहर वगैरह आ जाता है, फिर तालाब कुआं वगैरह, ठीक है। भारत की कृषि मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है और भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? आपका सही जवाब होगा करी पत्ता, ऑप्शन सी। करी पत्ता वृक्षीय पौधा है और करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं, मीठी नीम। करी पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। करी पत्ता मधुमेह रोग के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है, तेज हवा की गति कितनी होती है? 30 मील प्रति घंटा। तो ब्यूफोर्ट पैमाने के अनुसार तेज हवा की जो गति है 22 से 27 समुद्री मील या 25 से 30 मील प्रति घंटा
या 41 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। भारत में कुल कितने गांव हैं? आपका सही जवाब होगा कुल हैं 6,40,930। ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,930 है। विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? 56%। 56% ग्रामीण घरों में भारत में बिजली सुलभ है। अभी भी बहुत से गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। शहरी क्षेत्रों में बिजली 93% है। मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 90% ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध है। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य 28.50 प्रति लीटर है। तो खासकर इस प्रश्न को आपको ये इतना याद नहीं करना है, क्योंकि अपडेट रहना करंट से, ठीक है। डीजल पेट्रोल आप देख ही रहे हैं काफ़ी कीमती है। मिट्टी का तेल 2020 में आप देखेंगे तो ये 47 से 58 रुपये प्रति लीटर था। इसमें और महंगा होगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी है वह कितनी है? 83.3 करोड़। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल नलकूप का है। ऑप्शन ए। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने टीबी सेटों की बिक्री होती है? सही जवाब होगा आपका 44%। ऑप्शन सी। ग्रामीण भारत में 44% टीवी सेटों की बिक्री की जाती है। भारत में टीवी मनोरंजन का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। और टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो जीएल बियर्ड ने। ठीक है दोस्त, क्योंकि कंप्यूटर भी आपकी इस बार सिलेबस में दिया है तो ये जीके का पार्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? सही जवाब होगा आपका गेहूं और चावल। ऑप्शन सी। ये घटना चक्र का जो थ्योरी का पार्ट चल रहा है उसमें मैंने बोला था कि इस पर ध्यान देना है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? तो 1966 में। और खासकर विशेष बल जो दिया गया है गेहूं और चावल से संबंधित रहा है। साथ ही साथ जो है आपको ये भी बताया गया था कि विश्व में हरित क्रांति की जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में पूछा जाता है तो एम एस स्वामीनाथन लगाना है। थ्योरी के पार्ट को अच्छे से कवर करते चलिए। अच्छी बुक है घटना चक्र, अच्छी से कवर किया जा रहा है, ध्यान देना है। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के जैसी फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। वर्ष 1970 के दशक के मध्य कृषि में हरित क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ी हुई। इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज देने वाले अनाज की किस्मों का प्रयोग था। हरित क्रांति से भारत में अपनी भूखमरी समस्या को कम कर पाया जाता है। भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे और इसकी शुरुआत 1966। याद रखना। घटना चक्र बुक को अच्छे से कवर कीजिए थ्योरी के लिए दोस्त, जिसका सीरीज चैनल पर उपलब्ध है। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? दैट टाइम का रहा है तो रसील वाइपर रहा है। रसील वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति संकटापन्न है। सभी जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिकीय तंत्र को नियंत्रण में रखते हैं। भारत में जीव जंतु सुरक्षित रखने के लिए 400 वन्य जीव अभ्यारण्यों और 80 राष्ट्रीय पार्क जो जंगली और लुप्तप्राय वन्य जीव आश्रय देते हैं। इनमें शामिल प्रमुख जीव जंतु जैसे गिद्ध, बैगनी मेंढक, गिलहरी, भारतीय विशाल गिलहरी, हिम तेंदुआ, बंगाल टाइगर, एशियन टाइगर, चमगादड़, किंग कोबरा आदि। अधिया और कटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? सही जवाब है आपका कबूतर की। ऑप्शन ए। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह जो है वो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें पोटास व चूना की जो जलोढ़ मृदा है पोटास व चूना की बहुलता होती है।
तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास और चूना जो है जलोढ़ मृदा में जो नदियों के बहाव द्वारा लाई जाती मिट्टियाँ हैं तो इसमें जो है अधिक होता है। 2 प्रकार की होती हैं। पहला तो आपका हो जाएगा बांगर, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और नई को आप बोलोगे खादर। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से अच्छी है और यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिए उपयुक्त है। आंधी में हवा की जो गति होती है वह कितनी होती है आंधी में? आपका सही जवाब होगा, यह लगभग आप देखेंगे तो 80 मील प्रति घंटा से अधिक। ब्यूफोर्ट स्केल्स के अनुसार आंधी में हवा की गति 118 किलोमीटर प्रति घंटा या 73 मील प्रति घंटा या 64 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक होती है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है तो गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। ऑप्शन ए। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 6 लाख गांव आते हैं। आप पढ़ के आ रहे हो कितने? 6,40,930। अभी पढ़ के आ रहे हो ना, जनगणना 2011 के हिसाब से कितना है गांव? 6,40,930। ठीक है, अभी पढ़ के आ रहे हो। जिसमें से आबादी वाले गांव की जो संख्या है 5,97,464 है और गैर आबादी वाले गांवों की संख्या देखेंगे तो 4,34,66 है। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसकी संवर्धन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए लीची। गूटी का प्रयोग लीची की संवर्धन के लिए किया जाता है। गूटी द्वारा पौधों को तैयार करने में सांकुर शाखा काटकर जड़युक्त गूटी को निकाल लिया जाता है, जिससे पौधों का विकास होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश की कुफरी में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, मेरठ व बागपत का रतौल तथा वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। इसके अलावा आम की अन्य किस्में हैं लखनऊ सफ़ेदा, मलिहाबादी सफ़ेदा, फाजली, लखनऊआ, जौहरी, सफ़ेदा आदि। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है। ऑप्शन सी। पौधों का रंग प्रायः उनमें पाए जाने वाले लवक के कारण होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। हरे टमाटर में हरित लवक पाया जाता है, जबकि पके हुए टमाटर में वर्णी लवक पाया जाता है। अर्थात पकते ही टमाटर के लाल होने का प्रमुख जो कारण है वह हरित लवक का वर्णी लवक में बदल जाना। यदि दूध से क्रीम अलग कर लिया जाए तो दूध का जो घनत्व है वह क्या होता है? दूध का घनत्व, तो दूध का जो घनत्व होगा वह बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध में से क्रीम को अपकेंद्रीय बल के कारण अलग किया जाता है। निम्न में से पीत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से। पीली अथवा पीत क्रांति तिलहन उत्पादन है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूं और चावल पर पड़ा था। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है?
ऑप्शन सी गंधक यौगिक। लहसुन प्याज आदि में तीव्र गंध का कारण उसमें गंधक यौगिक का पाया जाता है, दैट इज सल्फर। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? ऑप्शन ए आम का। टपका आम की फसल का अंतिम चरण है। जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे टपका या सीकर कहते हैं। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान देना है, आबादी वाले पूछा जा रहा है और नहीं वरना आप जाके लगा दो, पूछ लिया जाए तो 6,40,930 लगा के चले जाओ, जो कि गाँव की संख्या है जनगणना 2011 के हिसाब से। तो आबादी वाले देखेंगे तो 5,97,464 है, ऑप्शन सी। भारत में कुल गांव की संख्या 6,40,930 है। आबादी वाले गांवों की संख्या अगर देखेंगे तो 5,97,464 हो जाती है और गैर आबादी वाले गांवों की संख्या 43,466 है। और इसी को दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 लाख टोटल आ जाएगा 40,930। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में की जाती है? तो गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, एथीन, जो कि लीगली है। कच्चे फलों को पकाने तथा संरक्षण के लिए एथीन दैट इज एथिलीन का प्रयोग किया गया है। कैल्शियम कार्बाइड तथा एसिटिलीन का प्रयोग भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है, लेकिन लीगली देखेंगे तो एथिलीन ही है। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय, माफ कीजिएगा कार्यालय जो मुख्य है वो कहाँ पर है? मुख्य कार्यालय, हेडक्वार्टर आप कह सकते हो। भारत की पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? आपका सही जवाब होगा, यह है आपका चेन्नई में, ऑप्शन डी। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में था और मार्च 2018 में पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को मद्रास से बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया है। ध्यान देना है, वरना पुराना ही रट के चले जाओ और वहाँ पर गलत करके आ जाओ। तो ध्यान देना है, भारत की पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में है। और साथ ही साथ घुमा के भी पूछ सकता है कि भारत की पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय वर्तमान में बल्लभगढ़ हरियाणा में है, निम्नलिखित में से पहले कहाँ था? तो आपको मालूम होना चाहिए मद्रास चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है? सही जवाब होगा लेखपाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों यानी रैवनी का निर्माण करती है? ऑप्शन बी गोमती। उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण गोमती नदी करती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहड़ झील है और यह नदी सहारनपुर, खीरी, गाजीपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। सई इसकी सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? वही मिट्टी जो पूरे भारत में अधिकांशतः पाई जाती है, दैट इज जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह गंगा और यमुना के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। इसमें पोटास व चूना की बहुलता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी उर्वरता दृष्टिकोण से अच्छी है और यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के किस भूभागों में वार्षिक जो वर्षा है सर्वाधिक होती है? तो वो भाग है आपका तराई का इलाका, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में तराई के इलाके में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक जो कि 184.7 सेंटीमीटर, जबकि मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ? गोरखपुर। सबसे कम कहाँ? मथुरा में। उत्तर प्रदेश की जलवायु आर्द्र उष्णकटिबंधीय है। कैसी है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय है,
जबकि भारत की आप देखेंगे जलवायु जो वो है मानसूनी, जबकि उत्तर प्रदेश की क्या है, अर्ध उष्णकटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी हिस्से में अर्धशुष्क है, जबकि पश्चिमी हिस्से में अप्रत्याशित वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? किसकी? पटसन की। ऑप्शन ए देवरिया और गोरखपुर। कपास के बाद पटसन भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश की देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, गोंडा, ललितपुर खेरी, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में की जाती है। पटसन से टाट, बोरियां, रस्सियां, कालीन तथा सजावट की वस्तुएं बनती हैं। विश्व में जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है तथा पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 120 मिलियन रहा है। आप इसको आप करंट से अपडेट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर जून के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो 104 मिलियन शौचालय बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का जो अनुपात है वो सर्वाधिक है, यानी आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आप चैनल पर जनगणना का वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा जौनपुर होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। तो 2011 के हिसाब से आप देखेंगे तो जौनपुर का जो लिंगानुपात है 124 है। वहीं पर आजमगढ़ का देखेंगे तो 1019 है। वहीं पर 117 देवरिया है। सुल्तानपुर 983 है। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित जो किया गया है, गरीबी रेखा में वही आएंगे जिनकी आय 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर है। अगर अधिक है तो अमीर हो जाएंगे। वर्ष 2011-12 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर फार्मूले का उपयोग करते हुए शहरों में 33.3 तथा ग्रामीण भारत में 27.20 प्रतिदिन से अधिक खर्च करने वाले को गरीब नहीं माना गया, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। फिर बाद में 2014 में रंगराजन कमेटी के सुझाव पर शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से अगर कम खर्च करने वाले हैं तब वह गरीब होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अगर 32 रुपया से कम खर्च कर रहे हैं तब वो गरीब होंगे। जहाँ 32 रुपये ज़्यादा खर्च किए प्रतिदिन अमीर हो जाएंगे, फिर अमीर की श्रेणी में आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन बी 21 जून। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? सिंपल सी बात, अपना प्यारा भारत ही है सबसे ज़्यादा उत्पादक करना। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो घटना चक्र आप अगर कवर करे होंगे जो सीरीज है आपको मालूम होगा 6 वर्ष 6 माह, ठीक है। और यदि वहीं 6 महीने से कम टाइम पर अगर बचा हुआ होता है तब फिर जो है इलेक्शन वगैरह उपचुनाव होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि पंचायत भंग होती है 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ है। 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 अनुसूची पूछे तो 11, अनुच्छेद पूछे 243, ठीक है। 243 यहाँ कर लो, 243 से ही स्टार्ट है। 243 क्या होगा, ठीक है। 243 से लेकर के 243 ओ तक है, तो याद रखना है नागौर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद फिर डायरेक्ट चला जाता है राजस्थान। और सबसे पहले जो चुनाव हुआ वह मध्य प्रदेश में हुआ पंचायती राज नियम के तहत। आगे बढ़ते हैं। आप घटना चक्र जो सीरीज चल रही ना उसको अच्छे से कवर कीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया? तो ये 2015 का प्रश्न है ना। पेपर हुआ 2015, इसलिए करंट से इसको पूछा जाना है, तो इसलिए इसको कुछ खास जोर नहीं देना, आपको बजट से इसको कवर करना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा 829। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो 829 यूपी का है
और 300 क्या है, 82 अपने प्यारे भारत का है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों यानी कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने किलोमीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो जो भी जिनके भी घर हैं उनको व्यक्ति को क्या है, उनके 50 मीटर की दूरी से इधर उधर अपना चारों तरफ देखेंगे तो लगभग उनको जो है 70 लीटर की उपलब्धता होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो सिंपल सी बात 28 मंडल हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, किसके सिवाय। तो सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन और ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर 1979-80 में उत्तर प्रदेश में इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गाँव में सामुदायिक जगहों जैसे कि पंचायत भूमि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों आदि के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है तथा शहरों में घर के आसपास पार्कों में तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में इसके अंतर्गत वृक्षारोपण का भी प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA का प्रारंभ हुआ है। यूपी में पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका MGNREGA क्या है, 2006 में स्टार्ट हुआ है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की बंदापल्ली गांव से किया था। प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में शुरू की गई थी प्रोजेक्ट के तौर पर, लेकिन फिर बाद में 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो 2009 में नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी लगा दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों, अब इसका जो है 150 दिन हो गया है, इनका श्रम परक रोजगार गारंटी प्रदान करना है। इस योजना के तहत देय अकुशल 100% पोषण केंद्र सरकार प्रदान करती है। ठीक है, तो 100% जो खर्चा है नरेगा के तहत वो जो है केंद्र सरकार वहन करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। 150 दिन हो गया है, ध्यान देना है। ठीक है, तो जिनको काम चाहिए वो मांग सकते हैं, 150 दिन का मिलेगा। काम कुछ भी करवा लें, नाली सफा करवा लें, कुछ भी करवा लें, क्योंकि स्किल्ड अनस्किल्ड कुछ भी हो सकता है वर्क। अगला प्रश्न है 87 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत की राज्यों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का देखेंगे तो चौथा ऑप्शन है, जबकि उत्तर प्रदेश से 3 बड़े जो राज्य हैं, राजस्थान पहला है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है ही। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000 टाइम पीरियड रहा। इसमें क्या रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के लिए निश्चित की गई जो वार्षिक पारिवारिक आय स्तर क्या है, यानी अगर उनकी पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो अगर इतने रुपए है तो वो तभी जो है बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे गिने जाएंगे। तो वार्षिक आय कितनी पारिवारिक स्तर की, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों 20,000 रुपया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। मुगल सराय क्षेत्र, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब 1945। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY की अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है। सही जवाब होगा आपका 25% है और 7,500 7,500 ऑप्शन है।
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों आवश्यकताओं को देखती हुई बहुआयामी योजनाओं का निर्माण विस्तार कर स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना है और ग्रामीण की पलायन को रोकना है। इसके अंतर्गत क्या है कि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत 25% एवं अधिकतम जो आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि है वह 7,500 रुपये है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन की पकाने, परोसने या उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? डेली बेसिस। ऑप्शन मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? इम्पॉर्टेंट है तो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। मध्याह्न भोजन की पकाने, परोसने या उपभोग करने में स्वच्छता का विशेषकर ध्यान देने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर की जाती है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद पर आरक्षित होने चाहिए? तो कम से कम 33%। ठीक है, आर्टिकल 243D में आप देखेंगे क्लॉज 3 में तो नॉट लेस देन 1/3 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1/3 से ज़्यादा हो सकता है, वो स्टेट अपना डिसाइड करे, लेकिन कम नहीं कर सकते 1/3 से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राज्य वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? ऑप्शन सी कोशवानी। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कोशवानी वेबसाइट तैयार की गई है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा बराबर 0.2529 हेक्टेयर बराबर होता है। 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज है। 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा है और 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? कथक। नृत्य हैं और राज्य हैं कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर हो जाता है राजस्थान का। जमाबंदी से तात्पर्य क्या है? जमाबंदी से तात्पर्य भू अधिकारों की प्रलेख से है। ऑप्शन सी। जमाबंदी भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं। जमाबंदी के रजिस्टर में भूमालिकों के नाम, भूमि का क्षेत्र, भूमालिकों का शेयर, खेती, किराया, राजस्व, जमीन आदि का वर्णन होता है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को की गई थी। यह एक व्यापक रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार की अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें BPL श्रेणी से बाहर निकालना है, यानी गरीबता से दूर करना है। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना गया है? मंडल यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आपको लगाना होगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, वैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह होता तो आप क्या लगाते? कालीन के लिए भदोही होता है। विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र मिर्ज़ापुर मंडल को माना जाता है। कालीन व दरिया बनाने का काम मिर्ज़ापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ आदि जगहों पर होता है और विशेषकर देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपको भदोही मिलेगा। ठीक है, तो भदोही ही आपको याद लगाना है, कालीन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 रहा है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है तो सेक्स रेशियो कितना है? लिंगानुपात है 912। वहीं पर अगर चाइल्ड का पूछ ले तो 900 आपको लगाना है 2। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 रहा, यानी 2011 में 912 तक पहुंच गया। और इसके अनुसार भारत का अगर देखेंगे तो 943 है 2011 के हिसाब से। ठीक है, तो भारत का कितना है? 943। यूपी का कितना है? 912। ठीक है, आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें जो है वो सर्वाधिक हैं?
तो सबसे अधिक अगर देखेंगे उद्योग के मामले में तो आपका हथकरघा आ जाता है, लेकिन वहीं पर मिलों की संख्या के मामले में देखोगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर चीनी मिलें हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल सबसे अधिक संख्या में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 सार्वजनिक क्षेत्र की तथा 100 जो है निजी क्षेत्र की मिलें हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1903 ईस्वी में प्रतापगढ़ देवरिया में भारत की पहली मिल स्थापित की थी। ठीक है, तो ये प्रतापपुर भी आपने को मिलेगा कहीं कहीं लिखने को, प्रतापपुर देवरिया में है, प्रतापगढ़ तो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रतापपुर। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए जो बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो बीपीएल जो सूची में है और जिनको होना चाहिए तो छूट गए हैं, तो उनके लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो सिंपल सी बात, दैट टाइम रही समाजवादी पेंशन स्कीम, क्योंकि उस समय समाजवादियों की सरकार रही, यानी पार्टी की रही है, यानी अखिलेश यादव कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे सरकार तो पूरे यूपी की होगी, मुख्यमंत्री यूपी के होंगे, लेकिन पार्टी किसी न किसी से हर कोई बिलोंग करता है। बीपीएल सूची से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ देने के लिए समाजवादी पेंशन समाजवादी सरकार की द्वारा शुरू की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से जिला न्यायालय इटावा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करने वाले अन्य जिला जो न्यायालय है वो इलाहाबाद जिला न्यायालय और कानपुर देहात जिला न्यायालय है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ऑप्शन सी, लेखपाल पटवारी। अगला प्रश्न है दोस्त, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो राज्यसभा में आप देखेंगे तो सीटें जो हो जाती हैं वह 31 सीटें हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, और वहीं पर जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदी वाले, तो 80 सांसद जाते हैं। और जानते हैं कि अभी चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है 10 फरवरी से। ठीक है, तो ये जो विधानसभा वाली सीटें हैं यूपी में वो 403 सीटें हैं। वहीं पर आपकी अगर विधानसभा के साथ विधान परिषद पूछ ले तो 100 सीटें लगाना आप। ठीक है, तो आप ये चीज़ें आपका जीएस का पार्ट हो जाएंगी, जो कि चैनल पर अगर आप किए होंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ऑप्शन बी, खड़ी बोली। खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि को रोहिलखंड कहा जाता है। अवधी, तो अवधी का जो है लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। ब्रजभाषा का देखेंगे तो मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि में बोली जाती है। वहीं पर बुंदेलखंडी देखेंगे तो झांसी, ग्वालियर, जालौन आदि में बोला जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर होता है पंचायत समिति। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायती समिति कहा जाता है। पंचायती समिति तहसील यानी तालुक के रूप में भारत सरकार की स्थानीय इकाई होती है। उस तहसील की सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। ग्राम पंचायत की जिला परिषद के बीच की कड़ी है। तो सिंपल सी बात है, यदि आप ग्रामीण परिवेश वाली क्लास जो घटना चक्र से कवर करा रहे हैं उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। ठीक है, उसमें पर आपको अच्छे से बताया गया है कि जानते हैं पंचायती राज सिस्टम के तहत 3 स्तर होते हैं। पहला आप देखेंगे तो ग्राम स्तर पर आप देखेंगे जिसे कि ग्राम सभा कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहेंगे। दूसरा वहीं पर ब्लॉक लेवल पर जो होता है जिसे कि आप पंचायत क्षेत्र पर यानी पंचायत समिति के नाम से जानेंगे। और लास्ट में आपका होता है सबसे ऊपरी जो देखेंगे जिला में तो जिला परिषद। ठीक है, और वहीं पर पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। अधिकारी के तौर पर देखेंगे तो सीडीओ होता है। दूसरे लेवल पर आप देखेंगे अधिकारी में तो वीडियो जो है वो आपका सचिव होता है। वहीं पर जनप्रतिनिधि देखेंगे तो आपका ब्लॉक प्रमुख हो जाते हैं। और निचले स्तर पर देखेंगे तो यहाँ के जो सचिव होते हैं ग्राम सचिव आप बोलते हैं, जिसको वीडियो यानी कि ब्लॉक माफ़ कीजिएगा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी जो UP SSC के तहत जाते हैं। इसके बाद
वहीं पर पॉलिटिक्स यानी प्रतिनिधि में देखेंगे तो प्रधान ही ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कीजिए। घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है वहाँ पर सारी चीज़ें आपसे, ठीक है। तो थ्योरी के लिए मैं यही बोलूँगा कि ऑथेंटिक बुक को अच्छे से कवर कीजिए, कोई एक ही बुक पढ़िए, और प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी के लिए ऑथेंटिक बुक मेरे हिसाब से घटना चक्र, उसी को अच्छे से कवर करते चलिए दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? यहाँ पर आपको विकल्पों के अनुसार ही चूज करना है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा जा रहा है। वैसे सबसे अधिक जनसंख्या पॉपुलेशन सेंसस पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रयागराज इलाहाबाद बताया जाता है सबसे अधिक, ठीक है। चैनल पर वीडियो पढ़े, उसको आप कवर कर लीजिएगा, मालूम हो जाएगा सब। तो इन विकल्पों के हिसाब से आपको चूज करना है, तो आपका आंसर लखनऊ होगा। सेंसस 2011 के हिसाब से अगर देखेंगे तो इलाहाबाद नंबर 1 पर है, दैट इज प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़ है, 5वें नंबर पॉपुलेशन में लखनऊ का स्थान आ जाता है। तो इस हिसाब से यदि आप इन चारों विकल्पों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? लखनऊ में, वही पूछा गया था। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्रीरंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, यदि उसने कितने रुपए से अधिक खर्च कर दिया तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो अभी पढ़ के आ रहे हो दोस्त, यदि ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर 32 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देता है प्रतिदिन में तो वह गरीब नहीं समझा जाएगा। वहाँ पर शहरी क्षेत्रों में देखेंगे अगर 47 रुपये तक खर्च करता है तब तो वह गरीब है, और जहाँ 47 रुपये ज़्यादा खर्च किया तो वह अमीर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो पीतल के लिए जो मशहूर है वह है आपका मुरादाबाद, ऑप्शन ए। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद हैं पीतल के उत्पाद, कलात्मक आभूषण, बोन ज्वेलरी इत्यादि। वाराणसी की आप देखेंगे तो रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने इत्यादि। आपसे जो पूछा जाता है ज़्यादातर लखनऊ लकड़ी के खिलौने पूछ लिया जाएगा, हस्तशिल्प पूछ लिया जाएगा। मुरादाबाद के लिए आपसे पीतल का ज़्यादा पूछ लिया जाता है। कानपुर से चमड़ा उत्पाद है, सॉफ्टवेयर है, रसायन है, हैंडलूम। सबसे ज़्यादा आपका चमड़ा उत्पाद पूछा जाता है, साथ ही सॉफ्टवेयर भी। लखनऊ का देखेंगे तो मिनी चेयर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक औषधि एवं हर्बल औषधि, ठीक है। तो लखनऊ का देखेंगे तो ज़्यादातर चिकन के लिए पूछ लिया जाता है। और वहीं पर कानपुर तो जानते ही मैनचेस्टर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपी स्पेशल के लिए अगर एमसीक्यू आप कवर करना चाह रहे हैं तो परीक्षा वाणी के एमसीक्यू आप देखेंगे 535 एमसीक्यू का पूरा बुक का जो है वो मास्टर वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर यूपी जीके का, ठीक है, उसको आप देख डालिए। उत्तर प्रदेश कितने ज़िलों में विभाजित है? तो सिंपल सी बात है, 75 ज़िलों में। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 50,000 रुपये से, ऑप्शन डी। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओं का निर्माण, विस्तार कर स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीणों के पलायन को रोकना है। इस परियोजना की जो इकाई लागत है वह 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फिल करना है कि कौन सा ऐसा केंद्र है जो कि सुल्तानपुर में है और सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्र की डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल है। तो कौन सा केंद्र संगठन है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्र डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी इलाहाबाद। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? दैट इज वाराणसी, ऑप्शन बी। वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है
लगभग 5000 वर्ष। इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। तो भारत की आध्यात्मिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए आगरा और कानपुर। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर हैं। प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र जो है वह कानपुर है। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इसका राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? यानी जो इंदिरा आवास के तहत जो अमाउंट खर्च होता है उसमें राज्य सरकार कितना खर्च करती है, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 75% खर्च जो है केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार। इंदिरा आवास योजना एक केंद्र समर्थित योजना है। इस योजना का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन 75:25 का अनुपात रखती है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे लोगों को 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान देती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1985-86 में की गई थी। इस योजना की शर्त ये है कि कम से कम 60% लाभार्थी SC/ST की होने चाहिए। तो याद रखना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिखेगा 1985 वही लगाना होगा। ठीक है, घटना चक्र में अच्छे से कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भूमि कृषि का रिकॉर्ड कौन रखता है? ये रखने वाले होते हैं गिरदावरी। ऑप्शन ए। यानी रिकॉर्ड कौन सा है? तो गिरदावरी होता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं भाई। तो भूमि रिकॉर्ड जो होती है गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे है। फसल सर्वे जो साल में 2 बार होता है। खतौनी जो है एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, इसका इंद्राज खतौनी में होता है। जमाबंदी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किसान की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में होता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो आप जानते हैं 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। तो बीघा से जो अनुपात हो जाएगा 1/20 यानी 1 बिस्वा हो जाए। ऑप्शन डी। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ बराबर 4/8 यानी 4840 वर्ग गज होता है। ऑप्शन ए। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा और 1 हेक्टेयर बराबर 395 बीघा यानी 3.95 लगभग आप देखेंगे तो 4 बीघा 1 हेक्टेयर। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? अब जानते हैं इसको 2009 में इसमें यम जोड़ दिया गया यानी महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तो यमजी नरेगा हो गया। ठीक है, तो वही है, उसी से रिलेटेड है MGNRP। तो यहाँ पर दोस्त आपका सही जो जवाब है वह है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन सी। NREGP पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से किया था। प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में शुरू की गई थी। बाद में 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को 150 दिनों का श्रमपरक रोजगार गारंटी प्रदान करना है। और इस योजना के तहत देश अकुशल मजदूरी यानी अनस्किल्ड जो लेबर ईडी है उसका 100% पोषण जो है वो केंद्र सरकार करती है। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो कम से कम आप देखेंगे तो 300 बेड होने चाहिए। ऑप्शन बी। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में
क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, तो उनको दी जाता है रिबेट दी जाती है, दैट इज बट्टा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। तो व्यावसायिक फसल पूछा जाए, कॉमर्शियल क्रॉप पूछा जाए, या वहीं पर नकदी फसल पूछा जाए, या कैश क्रॉप पूछा जाए, तो आपको गन्ना ही लगाना होगा, ऑप्शन बी। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। प्रदेश की कुल योग्य भूमि पर लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो चीनी मिलें हैं, एक ग्राम की वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब है 717। वहीं पर जो एक अंकित त्रिपाठी की बुक को करवाया जा रहा था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा आंसर 520 दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसीलिए मैंने देखा होगा कि थ्योरी के पार्ट थे, मैंने उसको बिल्कुल नहीं कराया। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे ऑथेंटिक बुक आप घटना चक्र ही कवर कीजिएगा थ्योरी के लिए, उससे अच्छी बुक कोई नहीं है मेरी अकॉर्डिंग। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्त। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एक ग्राम पंचायत में वार्ड जो है 7 से 17 सदस्य चुने जाते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटी। बस दिया है एग्जाम पेपर में, तो देख लो आप। तो नियुक्ति करते हैं, सिंपल सी बात, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, लेकिन जो सलाह लेते हैं वह जो मुख्य न्यायाधीश हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो राज्य के, जिस राज्य में उनको अपॉइंट यानी कि नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह मशवरा अपना करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। वाल्टर मॉर्गन उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो गोविंद माथुर हैं। ठीक है, तो थोड़ा और अपडेट कर लो आप। इस समय उच्च न्यायालय के जो उत्तर प्रदेश के हैं वह राजेश बिंदल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए। घटना चक्र को दोस्त थ्योरी का जो वीडियो चल रहा है उसको कवर कीजिएगा अच्छे से, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस तो करवाई ही जा रही है और अच्छी खासी MC की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए और प्रत्येक ग्राम सभा में वर्ष में 2 आम बैठक होती है। एक बैठक रबी फसल के कटने के बाद और दूसरी जो होती है वह खरीफ फसल कटने के बाद। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। पंचायत सदस्य पूछा जा रहा है या पंचायत का प्रधान पूछ लिया जाए, दोनों की उम्र 21 वर्ष होती है। ठीक है, तो पंचायत सदस्य जानते हैं वही होते हैं जो अब जो गांव से बिलोंग करते होंगे, उनको मालूम होगा। आई थिंक यहाँ पर वार्ड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वार्ड वगैरह बटे होते हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य लड़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक एरिया में देखेंगे जो गांव होता है वार्डों में बटा होता है। उन वार्डों में देखेंगे 2-3 लोग खड़े हो जाते हैं और उतने ही एरिया में जो है वहाँ के लोग वोटिंग कर देते हैं। जो प्रधान होते हैं चुनाव में खड़े, उनकी पूरी ग्राम सभा के लोग वोट करते हैं। ठीक है, तो यह अंतर होता है। तो उम्र सीमा कितनी है, 21 वर्ष। वहीं पे 25 वर्ष देखेंगे तो MLA वगैरह MP वगैरह की उम्र की बात की जाती है। 18 वर्ष तो वोटिंग का उम्र होती है और 35 देखेंगे तो राष्ट्रपति के लिए है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। भोजन का तो देखा आपने कि उसको डेली बेसिस पे चेक करना होता है, लेकिन यहाँ बच्चों के न्यूनतम भार की प्रतिशतता का आकलन की बात की जा रही है, जो कि हर छमाही पे करना चाहिए। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा,
अर्धवार्षिक। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन 6 माह पर होती है। यह योजना 15 अगस्त यानी मिड डे मील जो है वो 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई योजना है। इसे 97-98 में देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया और इस योजना में केंद्र और राज्यों का जो रेशियो होता है, केंद्र का खर्चा 100 में 75 होता है और 25 राज्य सरकार करती है। नरेगा पूछा जा रहा है, इसकी अंतर्गत क्या है, तो नरेगा में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 75 और 25 का रेशियो होता है। 75 केंद्र सरकार, 25 राज्य सरकार खर्च करे। ठीक है, तो ध्यान देना है। एक में तो 100% है। अगर सामग्री संगठक है, जैसे खड़ंजा उड़ंजा बैठ रहा है गांव में, तो ईंटा वगैरह जो भी आता है मटेरियल की यहाँ पर बात की जाती है, तो मटेरियल के मामले में देखेंगे तो 75 और 25 का रेशियो मनरेगा में। ठीक है, ध्यान देना है। वहीं पर मजदूरी वगैरह ये सब हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर मटेरियल में अगर है तो 75-25 का रेशियो, नहीं है तो 100% केंद्र सरकार। मनरेगा का पोषण केंद्र, राज्य व केंद्र सरकारें मिलकर करती हैं। इसमें 3 प्रकार के देय हैं, देख लो। अगर मजदूरी है, कुशल अकुशल जो भी है, स्किल्ड अनस्किल्ड, ठीक है, सामग्री और प्रशासनिक, 3 तरह के खर्चे मजदूरी के तहत 3 तरह के काम होते हैं। पहला तो भाई मजदूरी वगैरह हो गया, दूसरा है ईंट भट्ठा वगैरह जो मंगाते हैं लोग, सीमेंट बालू, है ना, गांव में खड़ंजा वगैरह कुछ बैठ रहा, कुछ काम धाम चल रहा है, तो प्रधान के माध्यम से ही जानते हैं सब फंडिंग होती है। इसके बाद आप देखेंगे प्रशासनिक तौर पर होता है, तो केंद्र सरकार अकुशल यानी मजदूरी के मामले में तो 100% खर्च करती है। अर्धकुशल और कुशल का श्रम देखेंगे तो इसके मामले में केंद्र सरकार 75% वहन करेगी और 25% जो है आपका राज्य सरकार। वहीं पर सामग्री के भी मामले में भी 75% ही केंद्र सरकार देती है, और देखेंगे तो जो खर्चे होंगे वो राज्य सरकार 25% खर्च करेगी। जबकि प्रशासनिक का देखेंगे तो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं उसमें 6% ही वहन करती है केंद्र सरकार, बाकी बचता है 94% राज्य सरकार करे। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया कि सामग्री के मामले 75-25 का रेशियो होता है। आगे बढ़ते हैं। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन सी, राजस्व विभाग। भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल एवं कानूनगी के माध्यम से करता है, जबकि भूमि प्रबंधन के तहत भूमि संबंधों की समायोजन, भूमि उपयोग निरीक्षण की सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है। भूमि प्रबंधन समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती हैं। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स होता है वह कौन सा होता है? भूमि का उपयोग करने के एवज में जो होता है ना, लगान मूवी वगैरह देखा होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा, लगान। भूमि का उपयोग करने की एवज में किसानों से लगान वसूल किया जाता है। विक्रय कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं आयकर का उद्ग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जमाबंदी तैयार जो की जाती है वह 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। ऑप्शन सी, जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है या अभिलेखों की अधिकार से संबंधित है, जो भूमि अभिलेखों को स्पष्ट करता है। इसकी व्यवस्था तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है और इसकी 2 प्रतियों में से एक सरकार के पास और दूसरी किसके पास? पटवारी के पास होती है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क जो लगाया जाता है वह किस पर लगाया जाता है निम्न में से? तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अथवा अनुबंध पर लगाया जाता है। अब जानते हैं लोग कि ज़्यादातर लोग अपने घरों की महिलाओं के नाम पर इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि जो है वो स्टाम्प शुल्क वहाँ पर थोड़ा उनको वरीयता मिल जाती है महिलाओं के मामले में। बाकी महिला का सशक्तिकरण के लिए नहीं, वो अपने पैसे कम करने के लिए ले। लेकिन परिवार में मिलजुल के लोग रहते हैं, अपना कहते हैं चलो नाम ले लें, महिलाओं के नाम ज़मीन। चलो आगे बढ़ते हैं। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं?
कला को कहा जाता है? सर्वेक्षण कला, ऑप्शन बी। और वहीं पर यदि आप देखेंगे जो बुक है आपकी एग्जामपुर की जो डाला गया वीडियो, वहाँ पर गलत बताए गए हैं, ठीक है। और वहाँ पर देखेंगे तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा ऑथेंटिक बुक को पढ़ते रहो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? सर्वेक्षण कला। ध्यातव्य है कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां तथा कोणों एवं उनकी ऊंचाइयों को मानचित्र प्रदर्शित करने की विधि को सर्वेक्षण कला कहते हैं। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? ऑप्शन ए, जरीब द्वारा। एक कृषि खेत के मापने हेतु जरीब का प्रयोग किया जाता है और ये एक जरीब जो है वो 55 गज का होता है। एक जरीब बराबर कितना? 55 गज। एक जरीब के वर्ग को एक बीघा कहते हैं। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना। आपका सही जवाब होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी। कुटीर ज्योति योजना का शुरुआत जो है अप्रैल 1988-99 में 1988-89 में किया गया था, माफ़ कीजिएगा। अगला है आपका पूसा बोल्ड। पूसा बोल्ड किस्म जो है वो किसकी है? पूसा बोल्ड। तो पूसा बोल्ड है सरसों की। इसके अतिरिक्त अन्य भी प्रमुख किस्में हैं, प्रजातियां हैं। पूसा वरानी, पूसा वरुणा है, पूसा महक है, पूसा अग्रणी है। नाबार्ड है क्या? तो नाबार्ड आप जानते हो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है और यह एक बैंक है। और आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है वह 12 जुलाई 1982 को हुई थी। साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मुंबई लगाना है, महाराष्ट्र दिया नहीं है, लिख लो मुंबई, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर, यहाँ पर पूछा जा रहा है। देश का पूछा जाए तो आपको जो लगाना होगा वह पंतनगर वाला है, उत्तराखंड का, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देश का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। 17 नवंबर 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1992 में इस विद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। पहले यह उत्तर प्रदेश में हुआ करता, आप जानते हैं उत्तराखंड का बंटवारा हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो बदलाव हो गया वहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड बदलकर 13 जिलों के साथ गया था और 2 मंडल के साथ बंटवारा हुआ था उत्तरांचल के नाम से। अब नाम उत्तराखंड है। चलो अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की, आपका सही जवाब होगा चावल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र जो कि 43 मिलियन हेक्टेयर रखता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग की फसलों में भी रखा जाता है। सोयाबीन में 20 से 25% तेल, 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है, दैट इज पुदुचेरी, ऑप्शन डी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सन 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना की गई। भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना 1973 में गठित डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। खरीफ ऋतु की फसलें हैं, खरीफ ऋतु की फसलें हैं तो खरीफ की जो फसलें हैं ज्वार, बाजरा और ढैंचा है। तो ज्वार, बाजरा, ढैंचा आदि खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई के मध्य बोई जाती हैं एवं अक्टूबर नवंबर के मध्य काट ली जाती हैं।
धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? ऑप्शन ए दोमट मिट्टी होगा। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी है। बलुई मिट्टी में खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि की पैदावार सर्वाधिक होती है। कपास के लिए काली मिट्टी को अच्छा माना जाता है। कपास के लिए जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूँ, मृदा, तिलहन इत्यादि उपयुक्त होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो ग्राम समाज से संबंधित प्रश्न रहे 145 क्वेश्चंस उनको कवर कर लिया गया एक ही मास्टर वीडियो में कंप्लीट। और इसके बाद आपका जीके का पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसका भी मास्टर वीडियो आपको कंप्लीट मिलता रहेगा, प्रति टॉपिक वाइज का मास्टर वीडियो। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और जो बेल आइकन है उसकी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो उससे आपको मालूम होता चलेगा जैसे कि वीडियो कोई अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाउनलोड कर लीजिए, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब की तरफ से तो टेलीग्राम के माध्यम से भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो है घटना चक्र की जो थ्योरी का पार्ट है उसको कवर कराया जा रहा है, चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही हिंदी को भी कवर कराया जा रहा है और जीके को भी कवर कराया ही जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।